हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली कंसेप्ट ऑफ द फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ द फंक्शंस एंड ऑल द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द फंक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फंक्शन? Let set A and set B to non-empty sets. Suppose set A and set B हैं जो non-empty sets हैं. Then a rule F which associate to each element X which is element of A, unique element denoted by F of X of B. That means X का हर एक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, उसको फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखा कैसे जाता है, कुछ इस टाइप से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या कहलाता है? एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स। एक्स का एलिमेंट सेट बी से रिलेट करेगा, यानी कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी से रिलेट करता है। तो सेट ए में अगर हम एक्स चूज किए हैं, क्योंकि एक्स क्या है, इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसके कोरोस्पोंडिंग हमको मिलता है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट हो गया? सेट बी का, इसलिए कहलाता है एफ एक्स क्या कहलाएगा? इमेज। किसका इमेज कहलाता है? एक्स का। जबकि एक्स क्या कहलाता है? प्री इमेज। किसका? एफ ऑफ एक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास 11th में आप अपने फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। देन टॉपिक इज नाउ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन? तो सपोज लेट A tends to B is a function, then A is called the domain of F. A क्या कहलाता है? A कहलाता है domain of the F, because all the elements of set A is related to the unique element of set B, so that A is the domain of the function F, and B is called the codomain of F. B जो है codomain कहलाता है, because कोडोमेन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं आपके रेंज से ज़्यादा हो, रेंज के बराबर हो, इसलिए उनको कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है। रेंज क्या होता है? जैसे कि एफ ऑफ ए, एक ए क्या है? ए इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ए बी पुट द वैल्यूज ऑफ ए इन द फंक्शन, देन वी विल गेट द वैल्यू corresponding ऑफ द अनदर सेट। सपोज वी की हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और वी की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है एफ ऑफ ए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने एक्स रखा तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल है, समझने के लिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि लेट फंक्शन n टेंस टू n सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू n। फाइंड क्या करना है? डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है फंक्शन का। तो डोमेन क्या कहलाता है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? एन से एन डिफाइन है। तो जो इनपुट वैल्यूज होती हैं वो आपकी नेचुरल नंबर से आने वाली, यानी कि एन से आने वाली हैं। तो सभी नेचुरल नंबर आप पुट करते जाओगे तो तुम्हारा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। दैट इज डोमेन में आप क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो क्योंकि फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, तो अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 2 लिया तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 3 लिया तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप बहुत सारे एलिमेंट्स, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अनदर कोडोमेन के। तो यहाँ पर कोडोमेन में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिले? 2 मिले, 4 मिले, है ना। 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ये 2 4 6, यानी कि 2 क्या हो गया? 2 हो गया इमेज किसका? 1 का। ठीक है। ये 4 किसका इमेज हो गया? 4 हो गया इमेज 2 का। ये 6 किसका इमेज हो गया? 3 का। तो 1 2 3 ये सब क्या कहलाएंगे? प्री इमेजेस। 2 4 6 ये सब क्या कहलाएगा? रेंज। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा की पूरा सेट जो है ये डोमेन कहलाएगा। जो कोडोमेन के एलिमेंट है ना, सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड है, उनका जो सेट आएगा वो कहलाएगा रेंज। तो रेंज में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 ये सभी एलिमेंट्स आपको रेंज में फाइंड आउट हो जाएंगे। एक चीज़ आप नोट करके यहाँ पर देखिए कि ईच एलिमेंट ऑफ रेंज इज कॉल्ड इमेज
रेंज का हर एक एलिमेंट जो इमेज कहलाएगा, है ना, विच, है ना, हाँ, इमेज का मतलब कि रेंज का हर एक एलिमेंट इमेज कहलाएगा। वाइल ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ द फंक्शन, जबकि डोमेन का हर एक एलिमेंट क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है, और रेंज का हर एक एलिमेंट जो है इमेज कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला है आपका मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, a function f a tends to b is said to be many one if two or more than two element in a have the same image in b। that means कि सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज अगर सेम मिल जाए सेट बी में, तब उसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। फिर से सुनिए, सेट ए के दो या उससे अधिक एलिमेंट का सेम इमेज अगर सेट बी में मिल जाए तब हम उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसको आप एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे सेट ए में हमारे पास सपोज -1 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में हमारे पास 1 4 और 9 है। हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास ए टेंस टू बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स क्या है, सेट ए का एक एलिमेंट है। तो आप अगर यहाँ देखें तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, है ना, हैज़ यूनिक इमेज अंडर एफ इन बी, यानी ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज जो है बी में मिल रहा है इन द फंक्शन, अंडर द फंक्शन। तो एफ क्या कहलाएगा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, अगर आपने मान के चलिए एफ में फंक्शन में अगर आपने -1 वैल्यू को डाला तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 रखोगे तो उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो अगर आप देख सकते हैं -1 जो है 1 से रिलेटेड है, 1 भी जो है 1 से रिलेटेड है, और 2 4 से रिलेटेड है, और 3 जो है वो 9 से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो दिस इज द फंक्शन बट हेयर -1 and 1 हैव द सेम इमेज, that is 1 in codomain. So two or more element in the domain have the same image in set B. So this function is called many one function. ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से समझ में आ गया कि टू डिफरेंट एलिमेंट नेमली -1 and 1 have the same image 1 which is the element of set B, hence f is many one function। तो इस प्रकार से f जो है many one function कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 1 और इंजेक्टिव। 1 फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। ठीक है, तो 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, अ फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी 1 1। ठीक है, इफ़ डिस्टेंट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टेंट इमेज इन बी। इस फंक्शन को हम 1 तब बोलेंगे कि सेट ए के, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव द डिस्टेंट इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज आपको सेट बी में मिलने वाला है, तब उसको जो है हम लोग 1 फंक्शन बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है, अगर f 1 होगा तो मान के चलिए आपने f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखा। x1 क्या है और x2 क्या है, x1 और x2 आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ये डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर इनका इमेजेस सेम आ रहा है, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है, दैट मीन्स कि इमेज ऑफ द x1 और इमेज ऑफ द x2 विच आर द सेम, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 जो है वो x2 के बराबर होगा। अगर दोनों का इमेजेस सेम आ रहा है दैट मीन्स दोनों का प्री इमेज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है गाइज, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि मान के चलिए हमने कोई सेट ले लिया n, एक सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स का। तो हमारे पास एक फंक्शन है n टेंस टू n, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। n क्या है, x क्या है, n है। तो अगर आपने 1 प्रूव करना है तो कंडीशन हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि इमेज ऑफ x1 ऑफ इमेज ऑफ x1 एंड इमेज ऑफ x2 विच आर इक्वल टू ईच अदर। अगर दोनों का इमेज आपस में इक्वल है दैट मीन्स दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। x1 का इमेज और x2 का इमेज अगर सेम है दैट मीन्स x1 जो है x2 के बराबर होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 जो है x2 के बराबर आ गया, यानी कि प्री इमेज भी सेम आ गया। जब इमेज सेम था तो प्री इमेज भी सेम आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि f इज़ 1 1। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू को हम लोग दूसरा नाम दिए हैं सर्जेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए आइए बात करते हैं। अब फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी ऑन टू। एक फंक्शन एफ जो है ए टेंस टू बी ऑन टू कहलाएगा किफ, कब कहलाएगा? इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, यानी कि बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेट ए में बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है तब वो फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, दस इफ़ एफ इज ऑन टू देन फॉर ईच, अगर एफ ऑन टू है तो y की हर एक वैल्यू के लिए जो b में प्रेजेंट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट x विच इज प्रेजेंट इन a सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसका कहने का मतलब है कि अगर y b का एलिमेंट है, ठीक है, तो y b का एलिमेंट है, यानी कि y की हर एक वैल्यू के लिए एक कोई ना कोई प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट जरूर होगा। अगर y के किसी भी एलिमेंट के लिए सेट ए में प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें और क्या क्या बातें लिखी हैं। जैसे आल्सो एफ इज ऑन टू, तो एफ अगर ऑन टू है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज जो होगा फंक्शन का वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रेंज जो होगा फंक्शन का वो कोडोमेन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेट एंड बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड ई क्या है, ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ठीक है, ई एक सेट है इवन नंबर्स का, एन एक सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो क्या लिखा है, फंक्शन आपका n टेंस टू ई, यानी कि नेचुरल नंबर टू इवन नंबर, और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और x किससे बिलोंग कर रहा है, n से। तो आप सोचिए, है ना, आपके पास जो फंक्शन है वो तो आपके पास है एफ n टेंस टू इवन नंबर, यानी नेचुरल नंबर से इवन नंबर को टेंड कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया वो 2x। अगर जो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 2, अगर आप 2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 4, अगर आप 3 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 6, अगर आप 4 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 8, अगर आप 5 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 10। यानी कि कोडोमेन में आपके पास जो इवन नंबर का सेट है वही सब नंबर आ रहा है, और 2 का प्री इमेज 1 हो जाएगा, है ना, 4 का प्री इमेज 2 हो जाएगा, 6 का प्री इमेज 3 हो जाएगा, 4 का प्री इमेज 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में प्रेजेंट है उसका प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ y। ठीक है, तो दस फॉर ईच y, है ना, y ईच y विच इज़ प्रेजेंट इन द कोडोमेन दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ सेट, तो देयर एग्जिस्ट 1/2 y विच इज बिलोंग्स टू n। 1/2 y भी बिलोंग करेगा किस में, n में। यानी जैसे y के वैल्यू आपने 2 ले लिया तो 2/2 कितना आ जाएगा 1, y की वैल्यू 4 ले ली तो 4/2 कितना आ जाएगा 2, y की वैल्यू अगर आपने 6 ले ली तो 6/2 कितना आ जाएगा 3। तो 1 2 3 सब के सब जो है n में प्रेजेंट है, इसलिए 1/2 y को जब पुट किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा y। तो y जब प्रेजेंट हो गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, into function a function f a tends to b is said to be into if there exists even a single element in b having no pre-image in a। इनटू फंक्शन कहने का मतलब हो गया कि सेट बी में कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐसा होगा जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं होगा, यानी कि सेट बी के किसी एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट नहीं होगा, उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इनटू फंक्शन का जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, जो रेंज होगा वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट। ठीक है, जैसे मान के चलिए सेट ए के बारे में अगर आप बात करें तो सेट ए में क्या क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7, ये सब सेट ए के एलिमेंट हैं। बी में अगर आप देखो तो 1, 0, 3, 5 एंड 7 इस प्रकार के एलिमेंट हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, ए टेंस टू बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। एक्स जब ए से बिलोंग कर रहा है तो देखिए इसमें पुट कीजिए, अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो पता चलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। अगर आपने एक्स की वैल्यू 2 ली, क्योंकि 2 आपका सेट ए में प्रेजेंट है, तो 2 - 2 कितना आ गया 0। अगर आपने 3 लिया तो 3 - 2 कितना आ गया 1। अगर आपने 5 लिया तो 5 - 2 कितना आ गया 3। अगर आपने 7 लिया तो 7 - 2 कितना आया 5। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में है, बट क्या कि देयर एग्जिस्ट 7, एक 7 है, ठीक है, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी
हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि 7 एक एलिमेंट है सेट बी का जिसका प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है, बिकॉज 7 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा हमारा इनटू फंक्शन। आप देख सकते हैं 2 0 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, 7 5 से रिलेटेड है, तो बच गया आपके पास 7 जो एलिमेंट है सेट बी का, जो किसी भी प्री इमेज सेट ए से रिलेटेड नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है इनटू कहलाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा आपके पास 0 1 3 5, ये रेंज हो जाएगा, और रेंज जो है ये सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बाइजेक्टिव की तरफ। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या लिखा हुआ है, a 1 on 2 फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव और ऑन टू ऑन कोरस्पॉन्ड्स। आप हमेशा याद रखें जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर उसको हम 1 to 1 कोरस्पॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन। ठीक है, नोट करके देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। ऑन टू फंक्शन जो होगा वो हमेशा 1 1 फंक्शन होगा, आप याद रखें, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की कंडीशंस क्या होती है, ऑन टू फंक्शन की कंडीशंस होती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ रिलेटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री में सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, और 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है किसी न किसी यूनिक एलिमेंट सेट बी से, यानी डिस्टेंस एलिमेंट ऑफ सेट बी से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला करके कि सेट यानी कि जो ऑन टू फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन हो सकता है, लेकिन 1 1 फंक्शन जरूरी नहीं हो कि ऑन टू फंक्शन हो, इनटू फंक्शन भी एक 1 1 फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इनटू फंक्शन भी 1 1 फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इनटू फंक्शन का कंडीशन है कि सेट बी में आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट छूटा हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा, लेकिन मान के चलिए आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अगर आप ऐसे फ़ोटो बना लें, यहाँ लिखा आपने 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा आपने सपोज़, ठीक है, यहाँ लिखा है सपोज आपने ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी और यहाँ लिखा डी। 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 जो है सी से रिलेटेड है, तो ये इनटू फंक्शन है, ये 1 1 भी फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट यानी सेट ए का डिस्टेंट एलिमेंट सेट बी के डिस्टेंट एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए 1 1 है। लेकिन ये ऑन टू नहीं कहलाएगा। क्यों ऑन टू नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं जिसमें से सी छूट गया, सी का कोई भी प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, लेकिन इनटू जरूर होगा। क्यों, क्योंकि जो डी है, डी का कोई भी प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए क्या कि ऑन टू फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज 1 1 होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 1 फंक्शन हमेशा ऑन टू हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ द सेम इमेज इन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एलिमेंट अगर आप रख रहे हो सेट ए से, सेट ए में से डोमेन में से आप कोई भी एलिमेंट रख रहे हो फंक्शन में, आपको सिंगल इमेज मिल रही है। आपको क्या मिल रही है, सिंगल इमेज मिल रही है, यानी कि सिंगल इमेज मिल रहा है मतलब कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, इसलिए उसको कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के हेल्प से आप समझिए, सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 5 7 9, लेकिन फंक्शन जो है आपका डिफाइन किया गया ए टेंस टू बी क्या कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू 5 दिया हुआ, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर 5 है। एक्स में आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, सबके लिए आंसर 5 ही आने वाला है। तो लिखा हुआ भी है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्लियरली एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ द सेम इमेज, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रहा है। देखिए आप 1 जो है 5 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 भी 5 से रिलेटेड है, इसलिए फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि द आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन किया था आई ए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग आई ए से लिख सकते हैं। आई ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम डोमेन में जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट हमको कोडोमेन में भी मिलने वाले हैं, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव मस्ट बी प्रेजेंट इन द कोडोमेन, यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट होने चाहिए, इसीलिए हम उसको आई ए से डिनोट करते हैं। अगर हमने सेट ए लिया है तो ए टेंस टू ए, बी लिया है तो बी टेंस टू बी, सी लिया है तो सी टेंस टू सी, अगर हमने रियल नंबर का सेट लिया है तो आर टेंस टू आर, नेचुरल नंबर का सेट लिया तो एन टेंस टू एन,
रेशनल नंबर का सेट लिया तो q टेंस टू q, जिसका सेट लेंगे उसी के टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आई ए क्या लिखा है, a टेंस टू a, तो आई ए ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो रखोगे वही तुमको फाइंड आउट होगा। आपने 1 रखा 1 मिला, 2 रखा 2 रखा 2 रखा तो 2 मिलेगा, 3 रखेगा तो 3 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। तो डोमेन जो होता है वही सेट ए हो जाता है, और रेंज भी जो होता है वही सेट ए भी हो जाता है, यानी डोमेन भी सेट ए होता है खुद, रेंज भी सेट खुद ए हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है। तो ए बी, ए किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, यानी ए और बी दोनों आपस में इक्वल होगा। जितने एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए इक्वल सेट्स, इक्वल फंक्शन के बारे में क्या दिया हुआ है, सॉरी इक्वल फंक्शन है। इक्वल फंक्शन के बारे में दिया हुआ गाइस कि टू फंक्शंस एफ एंड जी हैविंग द सेम डोमेन, टू फंक्शंस एफ एंड जी हैविंग द सेम डोमेन डी, है ना, आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। बहुत सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि दो फंक्शन एफ और जी, है ना, ये इक्वल कहलाएंगे कब, जब दोनों का डोमेन सेम हो। अच्छा एक चीज़, जब दोनों का डोमेन सेम होगा, जब दोनों का डोमेन सेम होगा तो मिलने वाला आउटपुट भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सपोज मान के चलिए आपने इसमें 2 रखा, आपने इसमें 2 रखा, यानी कि एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 फंक्शन भी आपका दोनों का सेम है, तो उसमें मिलने वाला इनपुट भी, यानी कि मिलने वाला आउटपुट भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि दोनों का इमेज भी क्या हो जाएगा, सेम। तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल फंक्शन। जैसे देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे मान के चलो कोई फंक्शन है n टेंस टू a, ठीक है, दूसरा फंक्शन है g, है ना, किस प्रकार से n टेंस टू b। तो यहाँ पर दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पर इसका भी डोमेन n है, इसका भी डोमेन n है। हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया है, 2 ऑफ x। सपोज हमने 1 के लिए वैल्यू निकाली 2, 2 के लिए वैल्यू निकाली 3 4 आया, 3 के लिए वैल्यू निकाली 6 एंड सो ऑन। जी ऑफ 1 के लिए वैल्यू निकाली 2, जी ऑफ 2 के लिए वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 4, जी ऑफ 3 के लिए वैल्यू भी निकाली 6, जी ऑफ 4 के लिए वैल्यू निकाली तो 8। तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 का दोनों का वैल्यू सेम है, एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 का वैल्यू भी सेम है, एफ ऑफ 3 जी ऑफ 3 का वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब एफ एंड जी क्या हो गया, इक्वल फंक्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन पर। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो कम्बिनेशन कहने का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर दो फंक्शंस को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए ना तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड का, ना डिवीजन, किसी चीज़ का नहीं। हम लोग यहाँ पर फंक्शन को डोमेन और रेंज के हिसाब से कंबाइन करते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज आपके पास दो फंक्शंस हैं, कौन कौन फंक्शन है, एक एफ है ए टेंस टू बी, दूसरा फंक्शन है जी बी टेंस टू सी, ठीक है, बी टू गिवन फंक्शन, ये दो फंक्शंस हैं। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का जो कंपोजिशन होता है उसको डिनोट किया जाता है जी ऑफ एफ से, है ना, उसको डिनोट किया जाता है जी ऑफ एफ से। इसको गॉफ पढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ये फंक्शन होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है गाइस, फंक्शन है ना जी ऑफ एफ ए टेंस टू सी, यानी कि ए टेंस टू सी। तो कुल मिलाकर के क्या मिल गया कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स वेयर, यानी कि x जो है फॉर ऑल x का किसका एलिमेंट होगा, a का। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आ गया कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, यानी कि एफ ऑफ जी का जो डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन के बराबर। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो ये हो गया फंक्शन ए का डोमेन। तो देखिए इस सेट को कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया, ए से सी। तो ए क्या कहलाएगा, जी ऑफ ए का डोमेन, ठीक है, जी ऑफ एफ का डोमेन कहलाएगा। अच्छा उसके बाद ये जो सी था, ये सी क्या था, रेंज, किसका रेंज था, फंक्शन जी का, ठीक है। तो फंक्शन जी का रेंज था और जी ऑफ एफ का रेंज क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि आप डोमेन रख रहे हो, डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू रख रहे हो आप ए की, ठीक है, एक्स जो है ए की वैल्यू है, लेकिन आपको वैल्यू किसका मिल रहा है, सी का। तो इसको एक प्रकार से अगर आप समझे तो देखिए, अगर आपने x रखा तो आपको मिला एफ ऑफ एक्स, फिर आप एफ ऑफ एक्स को जी के अंदर रखोगे तो आपको मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको सी का एलिमेंट देगा। तो डायरेक्टली क्या हो गया, यहाँ पर ए जो है सी से रिलेटेड होगा, है ना, ए जो है सी से रिलेटेड होगा। जब ए सी से रिलेटेड होगा तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग जी ऑफ एफ इस प्रकार से, ठीक है। एक्स रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जी करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये डिफाइन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हेलो गाइस, तो देखिए अगर आप रिमार्क में चीज़ को देखें तो आपको समझ में आएगा क्या कि रिमार्क करके हमने क्या लिखा है कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। जी ऑफ एफ तो समझ में आ गया आपको कि जी ऑफ एफ कब डिफाइंड होगा, जब ए टू फंक्शन ए टू सी डिफाइंड हो तब, ठीक है। तो एफ ऑफ जी समझिए, यानी कि फॉक समझिए, फॉक कब डिफाइंड होगा, फॉक तभी डिफाइंड होगा जब जी का रेंज, यानी कि फंक्शन जी का रेंज जो है वो सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ एफ का, यानी कि डोमेन ऑफ एफ का अगर सबसेट हो जाता है क्या चीज़, जी का रेंज, तब जो है गॉफ यानी कि जो फॉग है वो डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ द एफ ऑफ जी जो है वो बराबर हो जाए डोमेन ऑफ जी के, यानी कि एफ ऑफ जी का जो डोमेन है, एफ ऑफ जी का डोमेन कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो डोमेन है वो डोमेन ऑफ जी के बराबर अगर हो जाए तब फंक्शन जो है फॉग डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। इन्वर्सिबल फंक्शन, कोई फंक्शन है आपका ए, कोई फंक्शन है एफ, ए टेंस टू बी, इफ़ देयर एग्जिस्ट फंक्शन, अगर एक फंक्शन एफ है ए टेंस टू बी, एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी बी टेंस टू ए, सच दैट गॉफ इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, फॉग इज इक्वल टू आई बी, यानी कि जी ऑफ एफ, यानी कि एफ में अगर आप ए के एलिमेंट को रख रहे हो आपको ए का ही एलिमेंट मिल जा रहा है, तब वो हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। और फॉग यानी कि जी में आप बी का एलिमेंट रख रहे हो और आपको बी का ही एलिमेंट मिल जा रहा है, तब वो कहलाएगा आपके पास आई बी। तो उस केस में एफ क्या कहलाएगा, एक इन्वर्टिबल फंक्शन, और जी क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ एफ, यानी कि जी जो है एफ के इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। क्लियरली अगर आप यहाँ से देखें तो आपको समझ में आएगा कि गॉफ इज इक्वल टू आई बी लिखा हुआ है, तो जी, क्योंकि जी जो है वो एफ ऑफ इन्वर्स के बराबर है, इसलिए एफ इन्वर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ही हो जाएगा, क्योंकि एफ इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है, जी, ठीक है। और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी लिखा गया है, और जी जो है एफ इन्वर्स के बराबर है, इसलिए एफ ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू आई बी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कोई एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, एफ आर टेंस टू आर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x + 3। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को y लिख रहे हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमको मिल जाएगा, देन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, यानी कि y इक्वल टू 2x + 3 हो गया। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 3। तो आप कुल मिलाकर समझिए, अगर हम दोनों तरफ ये जो x लिखा हुआ है हमने, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो f मेरा इन्वर्स में आ जाएगा, यानी कि x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ इन्वर्स y। तो f ऑफ इन्वर्स y हमको मिल गया ये x की जगह पे। तो f इन्वर्स किसके बराबर है, f इन्वर्स जो है वो g के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, g यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमको g एक नया फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। एक कोई फंक्शन हमको ऑलरेडी गिवन होता है f r टेंस टू f, हम एक नया फंक्शन को डिफाइन करते हैं g, ठीक है। अगर f फंक्शन a टेंस टू b है तो नया फंक्शन डिफाइन करेंगे g b टेंस टू a, ठीक है। तो होगा क्या, अगर फंक्शन तुम्हारे पास a जो है a टेंस टू b है, तो आपने नया फंक्शन डिफाइन किया g, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, b से a, यानी कहने का मतलब a जो डोमेन था सेट f का वो बन जाता कोडोमेन सेट g का, b जो था कोडोमेन ऑफ सेट f वो बन जाता है डोमेन ऑफ सेट जी, ठीक है। ये इंटरचेंज हो जाते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तभी जो है फंक्शन जो है इन्वर्स होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये बात। चलिए एक एग्जांपल है उसके हल। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है आपका फिनिश्ड हो गया, यानी कि इन दिस वीडियो हम लोगों ने हर एक टॉपिक का कंसेप्ट के बारे में समझ लिया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जो है अपने नंबर को लिखें, हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स से रिलेटेड वीडियो में, यानी कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।